प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहतरम शुएब शहीन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो आज तशरीफ़ लाए हैं, जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब, जनाब अयाज़ अमीर साहब, जनाब इमरान रियाज साहब, और ख़ुसूसी तौर पर आज जो तशरीफ़ लाए हैं उनका भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। जनाब बासित रियाज शेख साहब, ओनर कैपिटल टीवी, और बाकी मेरे तमाम दोस्त, वकला, मेरे भाई, मेरे बहनें, साफ़ी हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज का जो मौजू हमने ये चुना है, आज का जो सेमिनार है, वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ भी है कि रिजीम चेंज एंड इट्स फॉल आउट ऑन पाकिस्तान एंड इट्स इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस। ये आज का हमारा मौजू है, और इस हवाले से मैं एक बात वाज़ेह तौर पर अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कैबिनेट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये एज़ाज़ हमारे हिस्से में आया कि हम आज इस क्राइसिस के ज़माने में हमें ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि पहला भी प्रोग्राम सबसे अच्छा हमने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में गई जब चार दीवारी का पामाली हो रही थी और वकला के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे थे और सियासी वर्कर्स को पाबंद सलासल किया जा रहा था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए गए थे और लोगों के घरों में इस तरह छापे मारे जा रहे थे कि ये जिस तरह के एक फाशिस्ट गवर्नमेंट हो। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, और हम समझते हैं कि इस क्राइसिस के ज़माने में जब हक को बातिल की लड़ाई चल रही हो, इस क्राइसिस में कि कौन किस जगह खड़ा होगा, तारीख इसको याद रखेगी, और इंशाअल्लाह तारीख के इस डिफाइनिंग मोमेंट में, इस डिटर्मिनिंग मोमेंट में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। इंशाअल्लाह हम हक के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी इस काज के साथ हम खड़े रहेंगे। आज हमारे बाकी जो गेस्ट स्पीकर्स, जिनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, जनाब इमरान खान साहब को भी, ये इस मौजू पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और आपके सामने कि आज जो कैफियत चल रही हैं, इस कैफियत से कैसे निकला जाए, ये रिजीम चेंज कैसे हुई, और इसका जो फॉल आउट हुआ है वो क्या इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस डाल रहा है, वो हम इस सिलसिले में आपसे भी सुनेंगे। और जिस तरह एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया गया, और जिस तरह फॉरेन इंटरवेंशन के ज़रिए, हमारी लोकल इंटरवेंशन के ज़रिए, जिस तरह अपने आप को जमहूरी ताकतें कहलाने वाले जमहूरी तरीक़ा वारदात अडॉप्ट करते हुए जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल किया, और मैं समझता हूँ कि ये लुटाक्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि जब फेडरल गवर्नमेंट में जो मौजूदा हुकूमत है और उस वक्त की अपोजिशन थी, और पंजाब में जिस तरह लोटों को ख़रीदो फरोख्त करके, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, जिस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने रिजीम चेंज की है, मैं समझता हूँ कि ये किसी लिहाज से ना आइन के मुताबिक थी, न जमहूरियत के मुताबिक थी, न जमहूरियत के उसूलों और रूह के मुताबिक थी। और इस तरह जो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकनॉमिक टर्माइल आया, जिसके फॉल आउट और जिसका आफ्टर शॉक आज भी हम देख रहे हैं। परसों फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, आज फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का। जिस तरह की सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी बहरहाल मौजूदा हुकूमत पे है और उन लोगों पे है कि जिन्होंने
इस सिचुएशन को देखते पूछते हुए इसका तदारुक नहीं किया और ना इसको रोका, बल्कि उसमें शरीके कार हो गए। और ये इस तरीके से महंगाई मुकाम मार्च जो लेकर आए थे, उन्होंने अपना असल चेहरा आपके सामने कर दिया। क्योंकि वो तो ये कहा करते थे कि ये इमरान खान की जो पार्टी है, पीटीआई है, ये तो ना तजर्बाकार हैं। भाई आप जो 30-30, 40-40 साल के तजर्बाकार थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तजर्बा आज मुल्क को तबाह करने में आप लगे हुए हैं। इसका मतलब है आपकी वो नाअहली नहीं है, वो जानबूझ के आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने की आपने कमिटमेंट की है, जिसकी बुनियाद पर आज आप अपने फैसले करने जा रहे हैं। कल अगर जो हालात थे, आज हालात मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बदतरीन इकनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्माइल से हम गुजर रहे हैं। और ये वो सिचुएशन है कि जो 2-2.5 महीने, 2.25 महीने में ये तबाही हमने देखी है, हम ना तो इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ये समझ रहे थे कि ये कुछ होगा। और ये जो कुछ ये सामने नज़र आ रहा है, बज़ाहर तो मुझे ये लगता है, मेरे सारे सीनियर दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि मुझे ये लगता है कि ये कोई प्लानिंग के ज़रिए अपने उस तजर्बे को पाकिस्तान की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो उनका अधूरा एजेंडा है जिसको वो मुकम्मल करने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह इन लोगों ने इदारों की बेतौकीरी की है, जिस तरह जमहूरी इदारों की, जिस तरह अदलिया की, जिस तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बेतौकीरी की है, मैं समझता हूँ कि इन इदारों के तबाह होने के बाद मुल्क में अनार्की फैलेगी, मुल्क में तबाही आएगी। क्योंकि इन्होंने आने के फ़ौरन बाद इन्होंने अपने लिए, हुक्मरानों ने अपने वज़रा के लिए और अपने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान को करप्शन से बचाने के लिए उन्होंने पूरी हुकूमती मशीनरी, मुकन्नना, अदलिया, इंतज़ामिया, सबको इस काम के पीछे लगा दिया। और आज ये आलम है कि ना नैब लॉ बचा है, ना इलेक्शन लॉज इनसे ओवरसीज़ का जो वोट, राइट ऑफ वोट था, उसको ख़त्म कर दिया। और न सिर्फ नैब लॉज के ख़ात्मे के बाद और उसमें इतनी ड्रास्टिक अमेंडमेंट कर दी हैं कि ये अब कोई केस बाकी नहीं रहेगा। और यानी पिछला तो NRO 2 मिल गया उनको पिछले केसेस का, आइंदा के लिए भी जो करप्शन करेंगे। आज जो सूरत हाल है, हमारा पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, हमें ये लोग आकर कहते हैं कि हमें मिनिस्टर्स बुला कर ये कहते हैं, लोग आकर हमें ये कहते हैं कि जी कोई काम बताओ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये मुल्क बचेगा तो हम सब का है, इस मुल्क की हिफाजत हम सब पे लाजिम और फ़र्ज़ है। आज इस क्राइसिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला इस आज के सेमिनार के बाद भी आगे हम इंशाअल्लाह नैब लॉ को भी और ओवरसीज़ का जो राइट ऑफ वोट ख़त्म किया है, इन दोनों को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से चैलेंज करेंगे। जिस तरह इन्होंने इंटरवेंशन की है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में, जिस तरह ICL से अपने रूल्स चेंज करके अपने नाम निकाले हैं, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और डायरेक्ट इनको रोका। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड को ख़राब कर रहे हैं, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई हल नहीं होगा। और इसके नतीजे में जो कुछ ये कर पाएंगे, क्योंकि माजी में भी जो NRO दिया गया था उसका क्या इफेक्ट हुआ, बाद में डॉक्टर मुबशिर हसन जजमेंट की रोशनी में वो NRO अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एविडेंस तबाह व बर्बाद हो गई थी, जो डिस्ट्रॉय हो गई थी या गुम हो गई थी, या जिन लोगों को मफादात मिलने थे वो मिल गए और उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। और आज मुझे बज़ाहिर यही लगता है कि इसका अंजाम भी उसी की तरफ जा रहा है। इसलिए इस मौजूदा हुकूमत को जितना जल्दी हो उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी जो अनस्टेबल कंडीशन है उसकी वजह से इकनॉमिक प्रॉब्लम भी हमारे हैं, और उसकी वजह से जो हमारे बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी सारे के सारे इसलिए हैं कि इस वक्त कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। और इनके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बाहर मैं देख रहा था, वहाँ कनाडा में पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है, या जो बाहर बाकी सहाफ़ी हजरात बात कर रहे हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट बातें कर रहे हैं, हम वहाँ जब इनको सुनते हैं तो हमें
سن کے شرم آتی ہے کہ جی 60% کیبنٹ وہ ہے جو کرپٹ ہے وہاں کہا جاتا ہے، اور یا جو مقدمات میں انوالو ہیں اور کرپشن کیسز میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بلینز کی کرپشن ہو اور بیل بیفور اریسٹ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے ہیں، باپ بیٹا دونوں کی بیل بیفور اریسٹ کنفرم ہو گئی ہو، اور یہ اسی طرح ممکن ہوا کیونکہ جس طرح انہوں نے انٹروین کیا اور اپنے مفادات لیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے آرٹیکل 63A کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہرحال آئین کے تحفظ کے لیے انہوں نے بہترین کام کیا، لیکن کاش کہ آرٹیکل 63A کی اگر انٹرپریشن وقت سے پہلے آ جاتی اور اس وقت تک آ چکی ہوتی تو آج ہمیں شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے ہماری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، آپ کا اقتدار، آپ چیف جسٹس تب رہیں گے جب یہ ملک رہے گا۔ ہماری فوج سے بھی یہ ہے کہ آپ کی فوج تب سٹرونگ ہوگی جب آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، آپ کا ملک جب سٹرونگ ہوگا، آپ کے ادارے سٹرونگ ہوں گے، اور اداروں کی تباہی یہ لوگ کسی ادارے کو رہنے نہیں دیا، اور جس طرح عدلیہ کو، جس طرح مقننہ کو، جس طرح انتظامیہ کو، جس طرح ایگزیکٹو کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے اس بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور لہٰذا یہ جو ڈیفائننگ اینڈ ڈٹرمننگ مومنٹ ہے تو اس کے لیے ہم اپنے تمام وکلاء دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری آواز اور ہمارا قلم حق سچ لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں صحافی حضرات سے بھی کہ ان کا قلم حق بولنے، حق لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور یہی ہماری گزارش ہماری عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ سچ اور حق پہ فیصلے کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری آئے گی۔ اس لیے کہ صحافی کا قلم، وکیل کا قلم اور جج کا قلم جب بکتا ہے تو پھر پوری قوم بکتی ہے، وہ صرف ایک شخص نہیں بک رہا ہوتا۔ تو اس موقع پہ میں ایک احمد فراز صاحب کی نظم کے چند الفاظ خان صاحب آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، اور ہمارے مقررین بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے میں حوالے کروں گا۔ سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو الچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تھینک یو۔